नमस्कार बच्चों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा के वृंद के दोहे नामक कविता पढ़ेंगे, जिसमें हम कवि का परिचय, उनकी विधा परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, प्रमुख रचनाएं और कवि का परिचय पढ़ेंगे। फिर पाठ परिचय पढ़ेंगे और फिर दोहों का भावार्थ पढ़ेंगे, जिसमें से आज मैं सिर्फ जो है वो केवल दोहे के 5 पंक्तियां ही पढ़ाऊंगी, जो भावार्थ के साथ में आपको बताऊंगी। और उससे जुड़े हुए स्वाध्याय के आकलन हेतु कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको देने होंगे। कुछ प्रश्न मैं आपको दूंगी जिसके उत्तर आपको लिखने होंगे, और उसके आगे की जो पंक्तियां हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज सर्वप्रथम जो है वो हम कुछ पंक्तियों के भावार्थ जो पढ़ेंगे। पहले हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं, जो इस प्रकार है। कवि का परिचय। माना जाता है कि कवि वृंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची हैं। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सत्सय में विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जन साधारण में बहुत प्रसिद्ध हैं और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में व्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देते हैं। आपका निधन 1723 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है: वृंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पच्चीसी, हितोपदेशी संधि, यमक सत्सई, वचननिका, सत्य स्वरूप आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। विधा परिचय जो इस प्रकार है। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों में कवि वृंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्यारूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती हैं। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि वृंद के दोहे पाठकों को व्यवहारिक अनुभव से परिचित कराते हैं और जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। तो हम अगली पंक्ति जो है वो भावार्थ के साथ पढ़ेंगे। पाठ परिचय में बच्चों वृंद जी ने बहुत ही संक्षिप्त रूप में सब बातों को इसमें बता दिया है कि किस प्रकार विद्या रूपी धन की विशेषता बताई है, मनुष्य के छल कपट की विशेषता बताई है, और जो मन की बातों को किस प्रकार हम चेहरे पे दिखाई देती है, उन सभी बातों को संक्षिप्त रूप में वृंद जी ने पाठ परिचय में बताया है। तो पहली पंक्ति हम पढ़ेंगे जो इस प्रकार है। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चय त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चय घटी जात। नैना देत बताई सब, ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी, भली बुरी कही देत।
सरस्वती का अर्थ यहाँ है बच्चों सरस्वती, माँ सरस्वती। आरसी अर्थात आईना। इसका भावार्थ हम देखते हैं। माँ सरस्वती के ज्ञान भंडार की बात बड़ी ही अनूठी और अपूर्व है। ये ज्ञान भंडार जितना खर्च किया जाए उतना बढ़ता है जाता है, और खर्च न करने पर वह घटता ही जाता है। अर्थात ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है और पास में रखने से जो है वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। दूसरी पंक्ति, आंखें ही मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती है। जैसे स्वच्छ आईना अच्छे बुरे को बता देता है। इसका अर्थ यहाँ ये होता है बच्चों कि आंखें जो है, यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं, यदि कुछ झूठ हम बोलते हैं, तो वो अपने चेहरे पे हमारी आंखें जो है वो सब कुछ व्यक्त कर देती है और एक स्वच्छ निर्मल आईने की तरह वो हमें बता देती है। अगली पंक्ति, अपनी पहुँच विचार कै करतब करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेते लांबी सौर। फेर न हवै है कपट सौ जो की जय व्यापार, जैसे हांडी काठ की चढ़े न दूजी बार। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोय, बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होय। इसका भावार्थ इस प्रकार है। वायस अर्थात कौवा, और जो और भी भावार्थ अर्थ जो है वो आपको शब्दार्थ हम दे देंगे। काठ यानी लकड़ी, हांडी यानी मिट्टी का घड़ा, व्यापार यानी व्यापार। पहली पंक्ति, अपनी पहुंच क्षमता को पहचान कर ही कोई भी कार्य कीजिए। जैसे हमें उतने ही पाँव फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। यहाँ बहुत ही अच्छे ढंग से कवि वृंद जी ने बताया है कि हमारी जितनी क्षमता होती है हमें उतना ही कार्य करना चाहिए। जैसे उदाहरण, हमारे पास अगर 100 रुपये हैं तो हम उस रुपयों के हिसाब से ही हम अपने खर्च करेंगे। अगर आप सोचोगे कि नहीं, हमें 100 रुपये के अंदर न काम खर्च करके उससे ज़्यादा अगर खर्च करोगे तो इसमें नुकसान किसका होगा? आपका ही होगा। ठीक उसी तरह जैसे जितनी बड़ी हमारी चादर हो उतनी ही बड़ी हमें पैर फैलाने चाहिए। अगली पंक्ति का भावार्थ ये है कि यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में छल कपट का सहारा न लें। छल कपट से किया गया व्यवहार ग्राहक को आपसे दूर ले जाता है। जैसे लकड़ी की काठ की हांडी पर एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं, क्योंकि लकड़ी पहली बार में ही जल जाती है। अब यहाँ क्या अर्थ दिया है उदाहरण की, लकड़ी जो है वो एक ही बार में जल जाती है, वो बार बार जो उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपका छल कपट के द्वारा अगर कोई भी कार्य आप करते हैं, चाहे वो व्यवहारिक रूप से हो चाहे वो व्यापारिक रूप से हो, तो वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। ऊंचे स्थान पर बैठने से बिना गुणों वाला कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। ठीक वैसे ही जैसे मंदिर के शिखर पर बैठने से कौवा गरुड़ नहीं बन जाता। यहाँ इसका अर्थ ये है कि भले ही तुम कितनी ही ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे क्यों न चले हो, कितनी ही ऊंचाइयों पे क्यों न पहुँच गए हो, लेकिन आपके पास गुण नहीं है, गुणों का भंडार ही नहीं है, तो वो पूरा व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे कौवा जो है वो अगर मंदिर के शिखर पर बैठ गया तो वो गरुड़ नहीं माना जाता है। आज ये पांचों पंक्तियों के भावार्थ जो है वो यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप इससे जुड़े हुए कुछ स्वाध्याय के प्रश्न हैं आकलन हेतु। पहला, कारण लिखिए। सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है कारण व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। इसका कारण लिखिए। इसके उत्तर आपको लिखने हैं। आज का हमारा जो भावार्थ है वो यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।